आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग माइंड बॉगलिंग थॉटफुल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की ये सीरीज कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। आज दूसरे पार्ट में एक शानदार सवाल फिर देखने की तैयारी है। ये हमारा प्रयास IIT JEE एडवांस 2021 का जो पेपर होने वाला है उसके संबंध में है और आशा करते हैं ये जो सवाल इस पार्ट में है ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा सवाल है ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित सवाल है, जिसको एक ग्राफिकल एंगल देने का हमने प्रयास किया है। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, मोर देन वन ऑप्शन का सवाल है, एक से ज्यादा ऑप्शन यहां सही हो सकते हैं। सबसे पहले हम आपको इस सवाल के बारे में समझाएंगे एक एक डिटेल। जो स्टूडेंट इसको ट्राई करना चाहे हमारे वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखकर अपने किए गए तरीके को वेरीफाई कर सकते हैं, आंसर को देख सकते हैं। तो देखिए इस सवाल को हम समझाते हैं। यहां पर एक रिएक्शन की चर्चा की गई है और ये रिएक्शन है X कैपिटल A प्लस Y कैपिटल B गिविंग यू प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के बारे में बता दें, ये स्मॉल x और स्मॉल y स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, कैपिटल A कैपिटल B रिएक्टेंट्स हैं। अब यहां पर एक बात कही गई है, वेरिएशन ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ B विथ टाइम इज शोन इन द गिवन ग्राफ। यहां पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में कंसेंट्रेशन ऑफ बी को टाइम के वर्सेस यहां पे प्लॉट किया गया है और टाइम को सेकेंड्स की यूनिट में लिया गया है। बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं बी का कंसेंट्रेशन कैसे वेरी कर रहा है समय के साथ। आप देखिए एक समय टी की बात की गई है, वहां से ग्राफ को बनाया गया है और टाइम 100 सेकेंड तक इसके ग्राफ को प्लॉट किया गया है। और आप इस ग्राफ के नेचर को आप भली भांति यहां पर समझ सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम टाइम टी टू 100 सेकेंड। अच्छा, यहां पर इस ग्राफ का एक एक्स्ट्रापोलेशन भी करके दिखाया गया है वाई एक्सिस की तरफ, यानी इसको अगर आप वाई की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो यहां पर ये y को कहां कट कर रहा है, 1 पर कट कर रहा है। टाइम t पर जो y कोऑर्डिनेट है 3/4 है और 100 सेकेंड पर जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो 1/4 है। ये हमने आपको ग्राफ में चीजें दी हुई हैं। अब इसके आधार पर आपको कुछ ऑप्शंस जो नीचे दिए हैं 4, उनमें से बताना है कौन सही है। एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच इज आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इन द टाइम स्पैन। जो भी आपको आंसर देना है उसमें इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो टाइम स्पैन है जिसको आपको कंसिडर करना है, आपका सिस्टम जो है वो फ्रॉम टी टू 100 सेकेंड के बीच में आपको कंसिडर करना है। और ऑप्शंस में अच्छा एक यहां अजम्पशन भी दिया है कि प्रोडक्ट का रिएक्शन की रेट पर कोई भी असर नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर ऑप्शंस देख लें। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी मस्ट बी 0, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए मस्ट बी 0, रेट कांस्टेंट मस्ट बी 3/400, कंसेंट्रेशन ऑफ ए में वैरी नॉन यूनिफॉर्मली। तो ऑप्शंस देखिए बहुत ही विविड ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शन सही हैं गलत हैं इनका जायजा अब लिया जाएगा और हम इस सवाल को एनालाइज करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। जो स्टूडेंट इसको खुद से ट्राई करना चाहते हो वो इसको आगे बढ़ सकते हैं, इसको वीडियो पॉज करके, और आप आगे मेरे सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। और जो मेरे साथ बढ़ना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है। और ये लीजिए हम अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चों इस सवाल में अब थोड़ा सा हम इसका डाइसेक्शन करेंगे, इसकी बातों को हम थोड़ा सा आपके सामने सरल भाषा में रखेंगे। ये देखिए ये रहा हमारा रिएक्शन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं और ये ग्राफ एज इट इज जो हमने दिया था। बच्चों सबसे पहले जरा ग्राफ की बात करें और इसका एक इंटरप्रिटेशन लेने का प्रयास करते हैं कि ये क्या क्या बोल रहा है।
सबसे पहले तो आप देखिए जो बी का वेरिएशन है टाइम के साथ, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। वो क्या है? वो फंक्शन ऑफ टाइम है। और यहां पर आप देख सकते हैं एक यूनिफॉर्म वेरिएशन है। आप देख सकते हैं ये एक यूनिफॉर्म वेरिएशन आपको दिखता है। यूनिफॉर्म वेरिएशन यहां पर दिखता है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट होगा। तो यहां पर जब आप स्लोप की बात करते हैं, हम यहां पर स्लोप की बात कर रहे हैं dB/dt। तो यहां पर हम स्लोप की बात करते हैं dB/dt, यानी किस रफ्तार से B का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ये क्या होता है? स्लोप हो गया। तो आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म यहां पर ये वेरिएशन है। और इसका अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप आप बहुत सिंपली स्ट्रेट लाइन का देख सकते हैं, चेंज इन y ऑब्लिक चेंज इन x। तो आप देखिए चेंज इन y ऑब्लिक चेंज इन x की बात करें तो पहले हम चेंज इन y की बात करें, हम इस टाइम स्पैन की। अब देखिए आपको जैसे यहां पर कंफ्यूजन क्या होगी बच्चों के दिमाग में। अब बच्चों ने मान लीजिए आप लोगों ने ये ले लिया और ये ले लिया, तो यहां देखिए गड़बड़ क्या हो जाएगी। आपको डेल्टा वाई तो मिल जाएगा, डेल्टा वाई क्या होगा? डेल्टा वाई हो जाएगा 1/4 - 3/4 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स क्या होगा? ये हो जाएगा 100 - t। अब देखिए यहाँ पे t आपको नहीं दिया है, तो इस तरीके से तो आप स्लोप नहीं निकाल पाएंगे। तो स्लोप निकालने का क्या और कोई तरीका है? बिल्कुल जी हाँ, एक और तरीका है। आप क्या करो, आप यहां ये वाला ये वाला स्पैन ले लो, यहां से लेकर यहां तक पूरा 0 से 100 का ले लो, तो उसका डेटा आपको दिया हुआ है। तो आप 0 और यूनिफॉर्म वेरिएशन है, तो आप देख सकते हैं चाहे आप 0 से 100 के बीच में निकालें, चाहे t से 100 के बीच में निकालें, आपका आंसर सेम आएगा। और क्वेश्चन ने भी इसीलिए यहां पर एक्स्ट्रापोलेशन करके दिया हुआ था कि आप उसके अंतर्गत चीजों को निकालें। तो आप स्लोप को जब आप उस तरीके से निकालते हैं, तो अब चलिए डेल्टा वाई की बात करें, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की बात करते हैं। तो डेल्टा वाई में देखिए आप देख सकते हैं कि डेल्टा वाई आप लिखेंगे 1/4 - 1, हम इसको ले रहे हैं, इस पॉइंट को ले रहे हैं, इस पॉइंट को ले रहे हैं। और इसी समय जो डेल्टा एक्स है, एक्स फाइनल 100 है और एक्स इनिशियल ओरिजिन है 0, तो इसको आप 100 - 0 लिख सकते हैं। ये देखिए आ गया -3/4 अपॉन 100, इसको आप लिख सकते हैं -3/400। ये देखिए स्लोप आ चुका है, और ये स्लोप और कुछ नहीं है, दिस इज द रेट विथ विच द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज चेंजिंग dB/dt। तो आपने किसी तरह यहां पर कुछ मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके स्लोप निकाल लिया, और इसको आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ बी के बराबर ये -3/400 हो गया। अब देखिए, अब यहां पर ये तो आपको पता होगा केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट वगैरह होती है, इसको हम एक पॉजिटिव क्वांटिटी से डिनोट करते हैं। तो अगर आप रेट की बात करें, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ बी की जब आप करेंगे बात, तो हम लोग इसको एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिखते हैं। ये क्या होता है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो हम लोग इसका मॉड्यूलस लेते हैं। क्या करते हैं? ये जो dB/dt है, जो चेंज की बात कर रहे हैं, इसका हम लोग मॉड्यूलस लेते हैं। तो जब आप मॉड्यूलस लेंगे, तो आप पिछले अभी एग्जांपल, अभी जो तरीके से हमने सॉल्व किया था, आपने देखा था ये आ रहा था -3/400, इसका मॉड आपने ले लिया, ये आ गया 3/400 मोलारिटी पर सेकेंड। देखिए ये आ गया, दिस इज द रेट विथ विच द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज चेंजिंग। अब बच्चों, आपका अगर थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स का इसमें हम इस्तेमाल करें, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। हम जरा इस स्लाइड को फ्रेश कर लें। हाँ, अब देखिए ये हमारा रिएक्शन था, आपको रेट ऑफ बी पता चल गया, रेट ऑफ बी इज -dB/dt या dB/dt का मॉड्यूलस कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये आ गया 3/400 मोलारिटी पर सेकेंड। अब देखिए बच्चों, जो ये रेट आई है, इस रेट के आधार पर आप रेट ऑफ रिएक्शन भी तो लिख सकते हैं।
रेट ऑफ रिएक्शन, जैसा कि हमने आपको बताया कि केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है कि रिएक्टेंट्स के रेट के आधार पे या प्रोडक्ट के बनने के रेट के आधार पे आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1/y, पहले स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करें, इनटू रेट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ बी। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/y, और रेट ऑफ बी अभी अभी हमने निकाला, दिस इज 3/400। तो देखिए यहां पर कहीं ना कहीं आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया है। और आपको बात बताएं, जो ये आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, इसको आप अगर रेट लॉ से, इसको आप देखिए, आप सभी जानते हैं रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ की अगर हम बात करें तो रेट लॉ की जब आप बात करते हैं तो इसको हम लोग रेट लॉ क्या बताता है भाई? रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन बताता है इन द टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, ए पे पावर हम कुछ स्मॉल ए मान लेते हैं, बी पे पावर हम कुछ स्मॉल बी मान लेते हैं। प्रोडक्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं, हमने पहले ही बताया। और रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल चुके हैं, वो है 1/y 3/400। अब आप बात को समझें, रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता हो गई और इसका हमने यहां पर एक जनरल एक्सप्रेशन लिख दिया। अब आपने ये जो जनरल एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें बात को समझें कि यहां पर y कांस्टेंट है क्योंकि स्टोइकियोमेट्री है, 3/400 भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा जो रेट होगा ये भी क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि भाई राइट हैंड साइड ये पूरा कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है। अब आप समझें कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट है। अब आपका सारा हिसाब किताब इस बात पर आकर रुक गया है कि ये जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन की आप बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और इसका जो जनरल फॉर्मेट है, जनरल एक्सप्रेशन है, वो आपने लिखा K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A पे पावर स्मॉल a, जो स्मॉल a है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A है, और B के ऊपर हमने स्मॉल b लिखा जो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B है। अब देखिए, अब ये कांस्टेंट कब हो सकता है? आप देखिए रेट कांस्टेंट के, ये तो कांस्टेंट होता है, ये सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करता है जो हम चेंज कर नहीं रहे, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब इस पूरी चीज को कांस्टेंट होने के लिए ये भी क्या होना पड़ेगा? ये भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। अब सारी चीज मैथमेटिकल ये हो चुकी है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B विथ सम पावर्स, ये कांस्टेंट होना है। तो अब ये किन किन परिस्थितियों में कांस्टेंट हो सकता है, अब हम आपको सारा यहां पर जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसके बारे में बता रहे हैं। अब देखिए इस चीज को कांस्टेंट होने के लिए तो थोड़ा सा यहां पर हम मैथमेटिकली बात करते हैं। तो अब आपके पास जो चीज है वो ये है कि आपको दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट चाहिए, ये आपको चाहिए कांस्टेंट। तो ये किन परिस्थितियों में हो सकता है, चलिए थोड़ा देखते हैं। पहली कंडीशन, पहला केस 1, ये हमने केस 1 ले लिया। अब केस 1 की जब आप बात करते हैं तो ये कांस्टेंट कब हो सकता है? जब A की वैल्यू आप 0 ले लें और B की वैल्यू 0 ले लें। अब बात को समझिए, अगर दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है 0 तो ये भी हो जाएगा समथिंग पावर 0 1 और ये भी हो जाएगा समथिंग पावर 0 1, तो कांस्टेंट हो जाएगा पहला केस। अब आप समझिए कि या क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। अब आपने ये केस तो ले लिया, अब इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में थोड़ा सोच लें, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। जरा आप बात को समझें, अगर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचें तो B का कंसंट्रेशन देखिए, T से 100 के बीच में जब आप चर्चा कर रहे हैं तो B का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रहा है 3/4 से 1/4। अब सोचिए ये 3/4 से 1/4 की जो भी वैल्यू होगी वो यहां पर अपीयर नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो वेरिएशन है वो यहां पर नहीं आ रहा है, क्योंकि तभी तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो वेरिएशन है 3/4 से 1/4, जब तक इसका पावर 0 नहीं करेंगे तब तक ये कांस्टेंट की भूमिका नहीं निभा सकता।
पहली चीज तो बी की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। अब ए के बारे में जब आप सोचेंगे तो ए में भी आप ऐसे ही सोच सकते हैं, ए का भी 0 हो जाए, लेकिन इसके अलावा भी एक दूसरा चारा है और यहीं पर सवाल ने आपको चौंकाया है, क्योंकि ऑप्शंस देखिए, जरा हम ऑप्शंस पर आते हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन ऑप्शन है। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी मस्ट बी 0, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए मस्ट बी 0। ये मस्ट जो लगा के रखा है यहीं पर आपको फंसाने का प्रयास किया है। तो हम आपको दो केसेस यहां पहले बता ले, फिर हम आपके ऑप्शंस को पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि कंसंट्रेशन ऑफ ए वेरी लार्ज हो जाए, वेरी लार्ज, और बी की वैल्यू क्या हो जाए 0। अब ये पॉसिबिलिटी पर थोड़ा आप ध्यान दें। अगर बच्चों बी की वैल्यू 0 है तो ये चीज तो कांस्टेंट हो गई, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए वेरी लार्ज है तो रिएक्शन के दौरान जब उसका कंजम्पशन होगा तो ना के बराबर होगा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज से अगर थोड़ा बहुत आप निकाल भी लेंगे तो उसको कोई असर नहीं पड़ेगा और वो लगभग क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो अगर इसके पावर कुछ भी है, वो 1 नहीं, वो 0 नहीं है, वो 1 है या जो भी है हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज इस कंडीशन में जब ए का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर ए की वैल्यू जरूरी नहीं है कि 0 हो, वो नॉन 0 भी हो सकती है। कहने का मतलब अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए वेरी लार्ज है तो वहां पर ए की वैल्यू अगर नॉन 0 भी ले लें तो भी ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। यानी जो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है वो जरूरी नहीं है कि 0 हो, लेकिन बी में जरूरी है। क्यों? क्योंकि बी में आप कंसंट्रेशन वेरी लार्ज नहीं ले सकते, क्योंकि आपको दिया है। अब आप सोचिए 3/4 और 1/4 का जो वेरिएशन है, इस बीच का वेरिएशन है, क्या ये कंसंट्रेशन वेरी लार्ज है? नहीं, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू आप देख सकते हैं छोटी है। तो जब ये कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है तो आप वो केस तो ले नहीं सकते जहां बी का कंसंट्रेशन ही बहुत बड़ा है। ठीक है, तो बी की वैल्यू 0 मस्ट है, ए की वैल्यू 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर ए का कंसंट्रेशन बहुत लार्ज लेंगे तो 0 नहीं भी होगी तो भी ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए इस केस में, और फिर वो सूडो ऑर्डर रिएक्शंस हो जाते हैं। तो अपने ऑप्शंस पर आते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होना चाहिए, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में मस्ट आप नहीं लिख सकते, ये चीज गड़बड़ है, तो इसलिए ये ऑप्शन आप नहीं रखेंगे। अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट मस्ट भी। फिर देखिए ये मे और मस्ट का आईआईटी जेईई एडवांस सालों से ये खेल खेलता आ रहा है, इसलिए हमने ये भी रखने का प्रयास किया है कि हर एंगल से आप सोच सके चीजों को। तो क्या यहां मस्ट होगा कि मे होगा, ये 3/4। अब आप बात समझें, यहीं पर हम आपको, अब रेट आपने, एक बात आप समझ गए हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप लिख सकते हैं K इंटू सम ए पे पावर ए और बी पे पावर बी, जिसको हमने 0 आपको बता दिया, तो इसको आप लिख सकते हैं कांस्टेंट K ए पे पावर ए। अब आप बात को समझिए, ये वैल्यू जो है हमने आपको निकाल के दिखाई, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन हमने आपको निकाल के दिखाया, ये था 1/y इंटू 3/400। अब आप बात को समझिए, ये रेट कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू 3/400 के कब होगी, जब y की वैल्यू 1 होगी, जो कि यहां पर दिया नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी है, अगर y की वैल्यू 1 होगी तब जाके बराबर होगा, तब, और वो भी एक कंडीशन और है कि ये a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, जो एक पॉसिबिलिटी है, जो मस्ट कंडीशन नहीं है। तो यहां पर ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है, इसको आप मस्ट नहीं लिख सकते, तो अभी तक एक ही ऑप्शन सही जा रहा है। अब डी की बात करते हैं। डी ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपटीशन लिहाज से, कंसंट्रेशन ऑफ ए मे वैरी नॉन यूनिफॉर्मली विद टाइम। देखिए बहुत अच्छा ये ऑप्शन है, इसको देखिए हम कैसे आपके सामने रख रहे हैं। आपको ये पता है कि -dB/dt की वैल्यू, अभी हमने आपको इस पूरे लेक्चर में बताया, इसको आप लिख सकते हैं 1/y
इसको आप लिख सकते हैं 3/400, इसको आप लिख सकते हैं 3/400, हमने आपको बताया। अब आप dB बाई dt को dA बाई dt से कैसे रिलेट कर सकते हैं? आपको एक रिलेशन पता होता है, ये रिएक्शन जो दिया है तो यहां पर एक रिलेशन जो होल्ड करता है वो ये है, नई स्लाइड में यहां आपको बता रहे हैं 1/x rate of consumption of A is equal to 1/y रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। अब आप बात को समझिएगा, तो रेट ऑफ ए को आप क्या लिख सकते हैं, x/y रेट ऑफ बी, इसको आप लिख सकते हैं x/y रेट ऑफ बी, हमने आपको बताया 3/400। अब आप बात को समझिएगा, x एक कांस्टेंट है, y एक कांस्टेंट है, तो ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया। 3/400 ये इटसेल्फ एक कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ ए भी क्या हो गया, समय के साथ कांस्टेंट रहेगा, वो भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आप ए की रेट को बी के रेट से रिलेट कर सकते हैं। स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट होती है, बी की रेट कांस्टेंट है, तो ए की भी क्या होगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो जब आप ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो ए सही था, बी गलत था, सी गलत था, डी क्या कह रहा है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए मे वैरी नॉन यूनिफॉर्मली विद टाइम। कैसे नॉन यूनिफॉर्मली, यहां पर तो यूनिफॉर्म वेरिएशन हो रहा है। यूनिफॉर्म वेरिएशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत जाता है, क्योंकि बी अगर यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है तो ए भी यूनिफॉर्मली ही वेरी करेगा। सो आपने देखा किस प्रकार से ये सवाल काफी कुछ अपने अंदर लिए था, काफी कुछ यहां पर आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना था। हमारे सवालों की आप इसी विशेषता पर आपको हम सवाल देते हैं, और मेरा प्रयास रहता है कि सवाल को किस प्रकार से आप बेसिक फंडामेंटल आईक्यू के आधार पर सॉल्व करें, अपने केमिस्ट्री का बेसिक्स इस्तेमाल करें, एक एक ऑप्शन की बारीकी से आप परख करें और तब जाके आप आंसर दें, क्योंकि यही सारा खेल IIT JEE एडवांस के सवालों में होता है। ये देखिए कुछ बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है, आपको ऐसा सवाल, ऐसे ऑप्शन शायद ही कहीं मिले। तो मेरा प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेगा कि आपको इसी प्रकार के सवाल हम निरंतर देते रहें और आपको इसी प्रकार से सरल भाषा में समझाते रहें। इस वीडियो को आपने देखा, आपने समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इसी प्रकार के वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।